ओके। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके फेजेस क्या क्या होता है, इसको कब यूज़ करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, स्पाइरल मॉडल इज़ अ रिस्क हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। यानी कि स्पाइरल मॉडल को किस लिए बनाया गया है, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो, कोई भी लार्ज सॉफ्टवेयर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो, उसके लिए रिस्क हैंडल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसके लिए स्पाइरल मॉडल को बनाया गया है। तो ये रिस्क हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, it is a combination of iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspects of waterfall model। यहाँ पे अगर अपनी भाषा में समझे इसको तो इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल तीनों की यूज़ है इसमें। लाइक इटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग, यानी कि इटरेटिव मॉडल क्या था, उसमें रिपीटेडली इनहेंस होता था सॉफ्टवेयर, और प्रोटोटाइप में अपन क्लाइंट को बार बार प्रोटोटाइप दिखा देते। और वाटरफॉल में क्या था, वाटरफॉल में सिस्टमेटिक ऑर्डर था। तो अगर इन तीनों को एक साथ समझे तो इटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइप का मतलब है अलग अलग प्रोटोटाइप्स यहाँ पे इटरेशंस में चलेंगे, और एक वाटरफॉल मॉडल फॉलो मतलब कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, इसको अपन बाद में अच्छे से फेजेस में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फिर क्या है, देर आर सम फेजेस दैट आर कंप्लीटेड इन वन इटरेशन, यानी कि स्पाइरल, and the output is a small prototype of the large software, then the same iteration is repeated until the entire software is built। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखना कि यहाँ पे कुछ फेजेस होंगे जो कि एक ही इटरेशन में कंप्लीट होंगे। ठीक है, और उसका जो आउटपुट होगा वो एक स्मॉल प्रोटोटाइप, यानी कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उसका छोटा सा प्रोटोटाइप होगा। जैसा अपन ने प्रोटोटाइप मॉडल में देखा था, उसका प्रोटोटाइप होगा, वो अपन यूज़र को दिखाएंगे। देन द सेम इटरेशन इज रिपीटेड, यानी कि बार बार फिर वही फेज़ फॉलो होगा, यानी कि फिर वापस से किसी रिक्वायरमेंट्स आएंगी और फिर वापस से एक नया प्रोटोटाइप आएगा और वही वही प्रोटोटाइप फिर एक इटरेशन में होगा अनटिल द एंटायर सॉफ्टवेयर इज बिल्ड, जब तक कि एक पूरा सॉफ्टवेयर अपना बिल्ड नहीं हो जाता। फिर बात करते हैं फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। इसकी बात करने से पहले इसमें जान लेते हैं कि इसमें फेजेस को कैसे डिवाइड किया गया है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट स्टेजेस which keep on repeating until the entire project is completed। These are the stages। So इसमें क्या कर रखा है, इसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि नॉट फेजेस, स्टेजेस में इसको डिवाइड कर रखा है स्पाइरल मॉडल को। ठीक है, फिर पहला क्या आता है उसमें, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टरनेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है और बहुत फुल डिस्कशन होता है कि, और बहुत सारी मीटिंग्स होती है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को बनाएं या ना बनाएं, अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, और क्या क्या रिस्क अपने को फेस करने पड़ सकते हैं, मार्केट में ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और बहुत सारी बातें डिस्कस होती है। और जो प्रॉब्लम्स आती है उसके सॉल्यूशन भी फाइंड किए जाते हैं, यानी कि डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टरनेट सॉल्यूशन। फिर सेकंड क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क। फर्स्ट स्टेज में अपने को जो सॉल्यूशन अपन ने जिन प्रॉब्लम्स से निकाले, अपन उसमें से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है वो बेहतर है इसके लिए। ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क एनालिसिस। इसके बिना सॉफ्टवेयर फेल भी हो सकता है, अपना बनेगा ही नहीं पूरा। यानी कि आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्विंग द रिस्क, अपन ने फर्स्ट स्टेज से जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाँ ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें बहुत कम रिस्क होगा। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। फिर अपनी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसकी डिज़ाइन, कोडिंग एंड जो भी चीज़ें सारी है वो सारी शुरू हो जाती है। फिर क्या करता है, इसके बाद अपने पास एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है अपने को छोटा, जो अपने को चाहिए। तो उसके बाद फेज़ आता है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़, यानी कि जो अपने को सॉफ्टवेयर मिला उसको अपन रिव्यू करते हैं, और उस प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़ का मतलब क्या हो गया, अगर उसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स अपने को चाहिए तो अपन नेक्स्ट फेज़ का भी प्लान करते हैं स्पाइरल में। तो अब देखते हैं कि इसका मॉडल कैसे परफॉर्म करता है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि इसमें 4 स्टेजेस डिवाइड कर दिया है। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टरनेट सॉल्यूशंस, सेकंड है आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। फिर थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, फिर फोर्थ है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, फर्स्ट फेज़ में रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं हम, पूरी डिस्कशन कर रहे हैं हम, और अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन बेस्ट है उसको हम सेकेंड फेज़ में चलते हैं और बात करते हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क। इस फेज़ में सारे सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं उनके लिए कौन सा सॉल्यूशन हमें मिनिमम रिस्क पे लेगा, रिस्क आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इस फेज़ के एंड में हमें एक प्रोटोटाइप मिल जाएगा, इसे हम प्रोटोटाइप 1 नाम देंगे। फिर उस प्रोटोटाइप का थर्ड फेज़ यानी कि थर्ड स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इस स्टेज में डिज़ाइनिंग होगी, उसकी कोडिंग होगी, उसकी टेस्टिंग होगी, और फिर उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे अपने पास एक वर्किंग सॉफ्टवेयर होगा जिसमें कुछ सारे फीचर्स काम कर रहे होंगे। फिर आएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में क्या है, रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज़। इसमें हम और
जो हमें सॉफ्टवेयर मिला है, जो हमने रिलीज़ किया है, उस और देखेंगे कि हाँ, इसमें और भी कुछ चाहिए क्लाइंट को, तो क्लाइंट बताएगा नहीं इसमें और ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने हैं, तो हम अगले फेज़ के लिए यानी कि अगली स्पाइरल के लिए प्लान करेंगे। तो वापस से वही स्टेजेस आ गई, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स और ऐड करने हैं हमें। यहाँ से वापस जाएँगे रिज़ॉल्विंग रिस्क वाले स्टेज में, जहाँ पे हमें प्रोटोटाइप 2 मिलेगा और ऐसे स्पाइरल चलती जाएगी और हर स्पाइरल के बाद एक नया अपने सॉफ्टवेयर रिलीज़ हो पाएगा, ठीक है? तो जितने ज़्यादा स्पाइरल होंगे, उतना ही एनहांस्ड अपना सॉफ्टवेयर होगा और जितने ज़्यादा स्पाइरल हो रहा है और ये जो मॉडल है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी और एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये जितने सारे जो है, वो इसी मॉडल पे बन रखे हैं। तो येस, इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द स्पाइरल मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटा मॉडल एज़ इट इंक्लूड्स ऑल द एसडीएलसी मॉडल्स, ऑल द अदर एसडीएलसी मॉडल्स, ठीक है? तो इसे मेटा मॉडल भी कहा जाता है और जैसा अपन ने देखा कि इसमें इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल भी अपन ने देखा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं उसका। फिर इट इज़ अ रिस्क ड्रिवन मॉडल, ओवरऑल सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट हाईली डिपेंड्स ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज। यानी कि जैसा हमने सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि ये एक रिस्क ड्रिवन मॉडल है। इसमें अगर रिस्क एनालिसिस फेज हम सही से नहीं करेंगे तो अपना प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, इसे कब यूज़ करना चाहिए? दिस मॉडल इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स विच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस एनहेंसमेंट। यानी कि मैंने जैसे बोला, एग्जांपल दिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, यानी कि ये सब बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि 4-5 महीने में पूरे हो जाएंगे, अपने को 1 साल 2 साल कितने भी लग सकते हैं, ठीक है? तो दिस मॉडल इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर डेवलपिंग अ फुल फ्लेज्ड लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि कोई भी जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हमें स्क्रैच से बनाना है और बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा फीचर्स उसमें इंक्लूडेड है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है? तो उसके लिए ये मॉडल काम आता है, ठीक है? फिर है, it may used when experimenting on technology, trying out new skills or where the user is not able to offer requirements clearly। यानी कि इसको अपन नई टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले सकते हैं काम में और नई स्किल्स को ट्राई करने के लिए काम में ले सकते हैं और वहाँ जहाँ पे यूज़र है, क्लाइंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर सही तरीके से नहीं बता रहा किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैन बी मेड इजीली बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर। यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ही लार्ज जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो इस मॉडल में हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसका रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर, इसको हमने पहले ही पढ़ा है कि ये रिस्क ड्रिवन मॉडल है। यानी कि इसमें रिस्क को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें बल्कि और लार्ज प्रोजेक्ट हम आसानी से बना सकते हैं। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड। यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट्स को हम यूज़र्स कितनी भी बार चाहे तो चेंज कर सकता है क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग और कोडिंग ही इस प्रकार से होती है कि कभी भी यूज़र कुछ भी रिक्वायरमेंट्स अपनी दे सकता है। फिर है, यूज़र्स सी द सिस्टम अर्ली। यानी कि एक स्पाइरल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको यूज़र आसानी से देख सकता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट है और ये सॉफ्टवेयर है मेरा। फिर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। पहला आता है, मैनेजमेंट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैनेजमेंट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। फिर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मे नॉट बी नोन अर्ली। यानी कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा हमें ये पहले पता नहीं चल सकता। जब हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट तो हम ये नहीं बता सकते कि ये कब खत्म होगा क्योंकि इसमें साल लग जाता है खत्म होने के लिए। फिर थर्ड है, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट्स एंड कुड बी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। यानी कि इसको स्मॉल या कि छोटे और लो रिस्क वाले उन प्रोजेक्ट के लिए अपन यूज़ ही नहीं कर सकते, ये सूटेबल ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और टाइम मतलब बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही इसको बनाया गया है, लार्ज प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। फिर आता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रिस्क एनालिसिस। यानी कि मैंने पहले भी बताया जैसे कि सक्सेसफुल कंप्लीशन यानी कि अगर हमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम चाहिए कि हाँ हमारा सक्सेसफुल कंप्लीशन हो उसका, तो मार्केट में लॉन्च कर सके उसको, तो उसके लिए हमें रिस्क एनालिसिस फेज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही होगा, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रिस्क एनालिसिस फेज़। फिर है, टाइम एस्टिमेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये ऐसा नहीं है कि इसमें 4-5 महीने ही लगेंगे, तो इसमें साल भी लग सकते हैं, तो टाइम एस्टिमेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इस मॉडल के अंदर। सो यस, ये थे इसके डिसएडवांटेजेस और ये था पूरा स्पाइरल मॉडल। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।